नमस्कार दोस्तों, आज आपका आधुनिक भारत के अगला अध्याय में स्वागत है। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन है। यह चैप्टर दोनों में काम आएगा। तो देखा जाए आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ पृष्ठभूमि को समझेंगे, क्या था स्थिति। देखा जाए जब भारत में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार जारी किया जाता है। चार्टर एक्ट जो जारी किया जाता है वह पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारत में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक से प्रशासनिक स्तर पर आ जाती है। यानी यह व्यापारिक करने के उद्देश्य से भारत में आती है और प्रशासनिक क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेती है। और धीरे धीरे यह प्रशासनिक क्षेत्र से आर्थिक और तरह तरह के व्यवस्थाओं को लागू कर यह भारत के अधिकांश हिस्से को अपने क्षेत्र में ले लेती है। उसके बाद क्या होता है कि जब यह व्यापारिक कंपनी भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप करना स्टार्ट करती है, उसके बाद यह द्वैत शासन लागू कर जो भारतीय धन को ब्रिटेन ले जाना स्टार्ट करती है, तो ब्रिटेन में भी क्या हो जाता है, यह एक अराजकता की स्थिति फैल जाती है। और इस अराजकता से बचने के लिए जो ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल होते हैं, संसद होते हैं, वह क्या करते हैं, इस अव्यवस्था से बचने के लिए वह क्या करते हैं, कंपनी पर कुछ लगाम लाना स्टार्ट करते हैं ताकि वह क्या कर सके, वह कंपनी भारत में लंबे समय तक शासन कर सके तथा ब्रिटेन में अव्यवस्था की स्थिति ना बने। इसी को देखते हुए क्या करती है ब्रिटेन, यानी जो क्राउन रहता है ब्रिटेन का, वह क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक रूल रेगुलेशन कुछ इस तरह के नियम कानून बनाती है ताकि वो क्या कर सके, लंबे समय तक भारत में अपना शासन को बनाए रखे और अव्यवस्था ना फैले। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा एक्ट आए, कौन कौन सा अधिनियम आए। तो देखा जाए जब कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जब पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त होता है, उसके बाद जब कंपनी क्या करती है, अधिकार करना, व्यापार करना स्टार्ट करती है, उसके बाद क्या होता है, एक व्यापार करने के दरम्यान में वह क्या करती है, वह धीरे धीरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों को जीतती है और अपने अंडर में कर लेती है। वह यहाँ के व्यापारिक कंपनी से तो आती है, लेकिन व्यापारिक कंपनी के साथ साथ वह प्रशासनिक क्षेत्र को भी अपने अंडर में ले लेती है। वह आप पहले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से यह एक व्यापारिक कंपनी जब बंगाल में आती है, उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी भागों से होते हुए, दक्षिणी भागों से होते हुए पूरा पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेती है। उसके बाद एक क्रांति होता है, एक आंदोलन होता है और एक विद्रोह होता है, जिसको आप तरह तरह के ब्रिटिश, तरह तरह के जो इतिहासकार है, तरह तरह का संज्ञा दिए हुआ 1857 का क्रांति होता है। इस क्रांति के बाद क्या होता है, जो कंपनी का शासन होता है वह हटा दिया जाता है और कंपनी के शासन से सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है। यानी जो कंपनी का शासन था वह समाप्त कर सीधे या क्राउन के हाथों में चला जाता है। उसके बाद से जितने भी जो नियम कानून एक्ट आए वह एक्ट अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं, और उससे पहले जो भी नियम कानून बनाए गए वह मोस्टली एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो यह बारीकी अंतर था जो आपको पता चला। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो नियम कानून लाए गए, कौन कौन सा वो एक्ट, चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते, उन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखा जाए पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, यानी कि संसद के द्वारा पहली बार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया। किसके द्वारा, संसद के द्वारा इस कंपनी पर। उसके बाद क्या किया गया, कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था का निर्माण किया गया। यह पहला संस्था था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो था वह निवेशक समूह था। उस निवेशक समूह के सदस्यों द्वारा चुने गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य। इन्हीं
कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्यों के द्वारा 24 सदस्य को नियुक्त किया जाता है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनके अधीन 24 सदस्य को नियुक्त किया जाता है। इसी 24 सदस्य में से एक को क्या किया जाता था, अध्यक्ष, और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो अध्यक्ष होते थे वह कंपनी का मूल्य नियंत्रक होते थे, यानी वह कंपनी पर नियंत्रण रखते थे। यह बदलाव कहाँ किया गया, यह ब्रिटेन में किया गया। यानी क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करना स्टार्ट किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का बनाया गया, और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था उसको, जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कौन सा, इसी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया, दो अन्य प्रेसिडेंसी मद्रास और मुंबई इसके अधीन कर दिया गया। आप जानते होंगे टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन, बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो बाकी जो अन्य 2 प्रेसिडेंसी थे उसके गवर्नर को इसके अधीन, बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा। उसके बाद जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ वह वारेन हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, इस गवर्नर जनरल को सपोर्ट के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया। वह जो परिषद था, इसके परिषद में 4 सदस्य को नियुक्त किया गया। अब है क्या हो गया, पहले क्या होता था, व्यक्तिगत निर्णय होता था, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, वारेन हेस्टिंग्स यानी गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 4 सदस्य की नियुक्ति की गई। जो पहले व्यक्तिगत डिसीजन होता था वह अब ग्रुप के माध्यम से डिसीजन होने लगा। तो इसमें 4 परिषद का नियुक्त किया गया और एक वारेन हेस्टिंग्स। टोटल मिलाकर क्या हो गए, 5 हो गए। और इस 5 में से अगर कोई भी निर्णय देना हो, अगर उस निर्णय में से एक का वोटिंग 2 या 3 में होता हो तो जिधर का वोटिंग ज़्यादा होता था वह निर्णय मान्य होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक परिषद का गठन किया गया। उस परिषद के बाद वह निर्णय सामूहिक रूप से दिया जाने लगा, यानी जिसका मत ज़्यादा था वह निर्णय मान्य होता था। तो इसमें हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या है, निर्णायक मत। मान लेते हैं अगर 2-2 का मत बराबर हो जाता था, और जिस तरफ क्या होता था, जब बराबर हो जाने पे मत, जिधर गवर्नर जनरल का मत होता था वह मत क्या होता था, मान्य होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे गवर्नर जनरल को थोड़ा अधिकार दिया गया। उसके बाद हम लोग क्या देखें, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनी। उसके बाद एक अन्य बदलाव किया गया, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में। तो ध्यान में रखेंगे जो फर्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश हुए एलिजा इम्फे हुए, और इसके 3 अन्य सदस्य को भी नियुक्त किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या बदलाव हुए। इसमें 2 बदलाव, महत्वपूर्ण 2 बदलाव ब्रिटेन में देखने को मिला और 2 महत्वपूर्ण बदलाव भारत में देखने को मिला। ब्रिटेन में क्या बदलाव देखने को मिला, पहला क्या किया गया, इस कंपनी पर पहली बार संसदीय माध्यम से नियंत्रण बढ़ाने का प्रथम प्रयास किया गया। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया ब्रिटेन में। कौन कौन, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों को नियुक्त किया गया। उस 24 सदस्य में से हम लोगों ने देखा कि एक जो होते थे उसके अध्यक्ष होते थे, जो कंपनी पर मूल्य नियंत्रक, मूल्य कार्य उनका होता था कंपनी के देखरेख करना। तो इस तरह से ब्रिटेन में 2 बड़े बदलाव देखने को मिला कि वहां से क्या करने लगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उस अध्यक्ष के माध्यम से जो भारत में कंपनी चल रही थी उस पर नियंत्रण करना स्टार्ट किया गया। और भारत में 2 बदलाव क्या हुए, पहला बदलाव हुआ कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर था वो अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य को नियुक्त किया गया। अब कोई भी डिसीजन परिषद के माध्यम से होता था, जिधर मत ज्यादा होता था वह डिसीजन मान्य होता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ठीक इसके 1 साल बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक 1 साल बाद 1774 में
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे जिनसे प्रश्न बन सकते थे, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहला हम लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और अगला देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ ध्यान से देखेंगे। इसमें हुआ संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया। जो प्रथम प्रयास कंपनी पर नियंत्रण करने का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया, वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उसके नियंत्रण को और बढ़ाया गया। क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किया गया था उसी को बढ़ाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ही होता है उस पर क्या करना, अंकुश लगाना, उसके कंट्रोल को और बढ़ाना। तो इसमें क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसमें 6 सदस्य को नियुक्त किया गया और इसमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब क्या था, जो इसके अध्यक्ष थे वह ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का एक सदस्य होते थे। तो इस तरह से इसमें से क्या होने लगे, यानी ब्रिटिश के संसद से डायरेक्ट मंत्रिमंडल के सदस्य वह इस कंपनी पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें से हम लोगों ने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य थे, जो इसके अध्यक्ष थे वह ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल से सदस्य द्वारा यहाँ की कंपनी पर नियंत्रण करना स्टार्ट हो गया। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। 4 की जगह 3 सदस्य नियुक्त किया गया। पहले हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य को नियुक्त किया गया, लेकिन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें क्या किया गया, 4 सदस्य को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया और गवर्नर जनरल के मत को, उसके अधिकार को और बढ़ाया गया। कैसे समझेंगे? पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो उसके परिषद में 4 सदस्य नियुक्त किए गए, अब क्या कर दिया गया, 4 की जगह 3 सदस्य को नियुक्त किया गया। यानी 3 क्या होते थे, परिषद के व्यक्ति होते थे और एक गवर्नर जनरल, टोटल 4 हो गए। अब इस 4 में से अगर कोई निर्णय लेना हो, अगर उस निर्णय में 2-2 का मत हो जाता हो तो कौन सा मत मान होता था, जिस मत में गवर्नर जनरल का मत होता था वह निर्णय मान्य होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहां पर क्या था, ये गवर्नर जनरल के निर्णय को निर्णायक मत मिला। यानी उसके बाद लेकिन इसमें क्या देखने को मिला, उसके अधिकारों में वृद्धि देखने को मिला। यानी गवर्नर जनरल को अगर कोई बिल या कोई निर्णय पास करवाना हो तो वह 3 में से किसी एक व्यक्ति को अपने तरफ मिला लेता है, तब वह निर्णय और वह मत मान्य होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। आगे अब हम लोग देखते हैं, गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य का समर्थन आवश्यक था, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद क्या हो गया, निर्णायक मत 1773 ईस्वी में। निर्णायक मत तो यहाँ भी था, देखने को मिला, क्योंकि 2-2 का था, जिधर उसका मत होता था गवर्नर जनरल का वह मान्य होता था। तो निर्णायक मत हालांकि तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, उसके मत को, उसके अधिकारों को थोड़ा बढ़ाया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 देखा। पहला देखा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा हम लोगों ने देखा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। यानी जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कुछ संशोधन किया गया, ठीक उसके 2 साल बाद। तो 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, इसमें क्या था, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। यानी पहले जो गवर्नर जनरल कंपनी का क्या था, एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसके प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अब उसको क्या किया गया, सेना का भी प्रमुख यानी सैन्य शक्ति भी उसको दिया गया। तो अब क्या हो गया, वह गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति भी घोषित किया गया। यानी वह सेना का प्रमुख अब गवर्नर जनरल ही हो गया। किसमें, 1786 का जो संशोधन अधिनियम था उसमें जो कौन था, कर्नवालिस के संबंध में लाया गया। उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल, कर्नवालिस था। तो उसी के संबंध में क्या किया गया, यह संशोधन लाया गया। तो ध्यान में रखेंगे 1786 का संशोधन अधिनियम जो कर्नवालिस के संबंध में आया, इसमें गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया था। यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत गवर्नर जनरल को
मुख्य सेनापति घोषित किया गया था, वह 1786 का संशोधन अधिनियम था। उसके बाद क्या था, इसमें परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी इसको दिया गया। यानी जो परिषद में फैसला लिया जाता था, जो निर्णय होता था, अब क्या किया गया, उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी वह क्या कर सकता है, जो निर्णय लिया गया है उसको अब गवर्नर जनरल रद्द भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक दो पॉइंट देखा। 1786 का संशोधन अधिनियम, पहला हम लोगों ने देखा कि जो गवर्नर जनरल था उसको मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया, और दूसरा क्या किया गया, जो परिषद के निर्णय होते थे उसको रद्द करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को मिला। आगे हम लोग देखते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, कंपनी का शासन अधिनियम 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। हम लोगों ने पढ़ा पहले कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जब कंपनी को 15 वर्ष के लिए फरमान जारी हुआ था पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारत में जाकर व्यापार करने के लिए, अब वह क्या किया, धीरे धीरे उसको बढ़ाकर 15 वर्ष से क्या कर दिया गया, 1793 में उसको बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। यानी अब क्या किया गया, कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो क्या उसके बाद क्या हो गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार नियुक्त किया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बंबई मद्रास के पर्यवेक्षक का भी अधिकार प्राप्त हुआ। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मुंबई और मद्रास को क्या किया गया, इसके अधीन में कर दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत अधीन तो 1773 के एक्ट में ही कर दिया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास के पर्यवेक्षक यानी वहां के गवर्नर के पर्यवेक्षक करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। यानी उसके कार्यों को, उसके निर्णयों को पर्यवेक्षक करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वह क्या कर सकता है, मद्रास और मुंबई के पर्यवेक्षक का भी अधिकार कर सकता है, यानी वहाँ के गवर्नर पर लिए गए फैसलों को भी वो देख सकता है। उसके बाद हम लोग देख लिए 1793 के बाद देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या था, इसमें पुनः इसको ठीक 20 वर्ष बढ़ाया गया तो 1813 आया। 1813 में भी क्या क्या गया, 20 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी का था उसको क्या किया गया, 20 वर्ष पुनः बढ़ाया गया। उसके बाद क्या था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब 1813 का जो दौर था वह औद्योगिकीकरण का दौर था। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण एक चरम अवस्था पर गया हुआ था। उस समय क्या था, ब्रिटेन में उत्पादित माल, उत्पादित वस्तुएं को खपत करने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहे थे, उसको खपत करने के लिए एक बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता थी। लेकिन भारत में क्या था, उस समय व्यापारिक एकाधिकार था, यानी उसमें सिर्फ कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। इस औद्योगिकीकरण को देखते हुए, अत्यधिक माल उत्पादन और बाजार का आवश्यकता को देखते हुए क्या किया गया, भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब क्या कर सकता है, कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्ति, ब्रिटेन का हर एक व्यक्ति आकर क्या कर सकता है, भारत में व्यापार कर सकता है। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और ब्रिटेन के सभी लोग क्या कर सकते हैं, भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। तो क्या केवल दो चीज के लिए कंपनी को लिए रियायत दिया गया, चाय को, यानी चाय पर कर सकता है, और चीन जो हमारे पड़ोसी देश चीन है, चीन के साथ वो व्यापार कर सकता है। यानी दो को छोड़कर बाकी पर सभी चीज से, मुख्यतः ज्यादा तो कपड़ा का ही उस टाइम डिमांड था, कपड़ा का ही एक प्रमुख बाजार था, तो बाकी के लिए क्या कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर सभी के लिए खोल दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, शिक्षा पर 1 लाख व्यय कंपनी के द्वारा किया गया। यह ऐसा तो है नहीं कुछ कि भारत में ये जो ब्रिटेन है वह भारत की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था, वह तो सिर्फ एक दिखावा था। वह वेलफेयर के नाम से क्या कर रहा था, भारत के लोगों को सहानुभूति लेकर उसका शोषण करना चाहता था वह। तो क्या हो गया, शिक्षा पर 1 लाख व्यय कंपनी के द्वारा वार्षिक रूप से घोषित किया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट मिला। जो ईसाई मशीनरी थे उसको उस टाइम क्या कर रहे थे, उसको प्रचार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और ईसाई धर्म को अपनाने के लिए
उस टाइम जो प्रचार प्रसार था उसको ईसाइयों को क्या किया गया, छूट दिया गया कि वह भारत में आकर क्या कर सकता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईसाई जो मिशनरी थे उसको भारत आने का छूट मिला। तो 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या हम लोगों ने देखा कि इसमें पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया। उसके बाद क्या किया गया, व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय पर छोड़ करके। उसके बाद क्या हो गया, शिक्षा के नाम पर 1 लाख का वार्षिक व्यय करने का घोषणा भी किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ठीक 20 वर्ष बाद 1833 के चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया। इसमें फिर क्या किया गया, कंपनी के शासन को फिर से पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, इसमें चीन के साथ और चाय का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। जो क्या था, चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का था वह भी इसमें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट उसमें क्या हो गया, पूर्णतः क्या कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो दो चीज चाय पर और पड़ोसी देश चीन के साथ एकाधिकार था उन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया और सभी के लिए यह व्यापार खोल दिया गया कि कोई भी आकर किसी भी के साथ व्यापार कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1813 में चीन चाय पर रहने दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में वह चीन चाय को हटाकर पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या था, जाति वर्ग और धर्म के आधार पर जो सरकारी चयन में भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त किया गया। यानी अब विदाउट भेदभाव को क्या कहता था, चयन किया जाता था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। हम लोगों ने देखा कि पहले क्या था, पहले गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर जनरल आया। तो पहला जो बंगाल का गवर्नर था वह क्लाइव था, फिर बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो वह क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स तक का था। वही वारेन हेस्टिंग्स जो क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, वही क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो अंतिम जो गवर्नर हुआ वह बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर गवर्नर जनरल से क्या हो गया, वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो वारेन हेस्टिंग्स से कई गवर्नर जनरल आए, कर्नवालिस भी उसी में शामिल था। फिर उसके बाद आए, कौन सा आए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो वही जो क्या थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे, वही भारत का क्या कहलाए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाए। तो ध्यान में रखेंगे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और जो भारत का गवर्नर जनरल हुए कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। तो यह ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछता है और बनता भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। उसके बाद परिषद में एक विधि सदस्य मैकाले का नियुक्ति किया गया। यानी कि अब क्या किया गया, अब गवर्नर जनरल के परिषद में क्या किया गया, एक विधि अधिकारी को यानी एक कानूनी सलाह देने वाले को नियुक्त किया गया। जो प्रथम विधि सदस्य था वही मैकाले था। वह क्या कर सकता है, कंपनी को कानूनी सलाह दे सकता है, वह एक निर्णय दे सकता है, लेकिन उसके सलाह को मानना क्या था, बाध्य नहीं था। यानी उस सलाह को मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य नहीं था। लेकिन क्या किया गया, एक सहयोग के लिए, एक निर्णय के लिए क्या किया गया, एक सदस्य को नियुक्त किया गया जो क्या कर सके, कानूनी सलाह दे सके। और इसको क्या था, वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं था। इसे यह वोटिंग भी नहीं दे सकता है, सिर्फ अपना मत दे सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो यह जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, मैकाले। तो परिषद में एक विधि सदस्य किसको नियुक्त किया गया, मैकाले को, कानूनी सलाह देने के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक विधि सदस्य किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक विधि सदस्य मैकाले का नियुक्ति किया गया। उसके बाद अगला देखेंगे 1833 के एक्ट के तहत 1833 में एलन बैरो द्वारा दास प्रथा समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ठीक इसके 10 साल बाद 1843 में एलन बैरो द्वारा दास प्रथा का समाप्ति किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि दास प्रथा का समाप्त किसके द्वारा किया गया, किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में एलन बैरो द्वारा दास प्रथा का समाप्ति किया गया। तो ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल करेंगे। पहला हम लोगों ने देखा कि इसमें पूर्णतः
व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया जो चीन और चाय के साथ बचा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें परिषद यानी गवर्नर जनरल के परिषद में क्या किया गया, एक विधि सदस्य मैकाले को नियुक्त किया गया और इस जो विधि सदस्य नियुक्त किया गया इसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं था और इसके सदस्य को मानने के लिए गवर्नर बाध्य भी नहीं था। उसके बाद क्या किया गया, इसके तहत एक दास प्रथा भी समाप्त किया गया 1843 में एलन बरो के द्वारा। अगला अब हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट है उनको देखेंगे। पहला क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या किया गया, इसमें 24 से 18 कर दिया गया। अब फिर से रिकॉल, यहाँ पर क्या क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 से 18 जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थापना किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जिसमें 24 सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उसमें यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। यानी अब उसके सदस्य क्या हो गए, 24 से 18। हालांकि क्वेश्चंस पूछने का संभावना कम है लेकिन फिर भी पॉइंट के व्यू से आप याद रखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 से 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया। उसके बाद क्या है, अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया। यानी कंपनी के अधिकारी बनने के लिए पहली बार क्या किया गया, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ कर गया। यानी वही अधिकारी होंगे जो क्या करेंगे, परीक्षा को पास करेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे यह भी क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है कि अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया गया। उसके बाद क्या है, लास्ट में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला गया। यह वही विधि सदस्य जो 1833 के चार्टर एक्ट में कानूनी सलाह के लिए, कंपनी को सलाह के लिए नियुक्त किए गए थे, जो मैकाले थे, उस विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। यानी क्या कर सकते, अब वह वोटिंग भी दे सकते हैं और उसके निर्णय भी मान्य होंगे। तो इस तरह से फिर से हम लोग यहाँ पर रिकॉल करेंगे। पहले क्या था, वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में 4 सदस्य को नियुक्त किया गया। फिर क्या किया गया, 3 सदस्य को नियुक्त किया गया। 3 और 1 वारेन हेस्टिंग्स मिलाकर टोटल कितने सदस्य हो गए, 4। और जब फिर से क्या हो गए, 4 + 1 विधि सदस्य, टोटल 5 हो गए। यानी फिर से यही क्या हो गया, इसी जैसा प्रणाली स्टार्ट हो गया। तो यह क्या हो गए, फिर से पूरा कितने हो गए परिषद में सदस्य, 5, एक विधि सदस्य को मिलाकर। तो इस तरह से इसमें क्या किया गया, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एक्ट को देखा, बहुत सारे एक अधिनियम भी देखे। तो बाकी का जो है चैप्टर्स, बाकी जो और भी बचे हुए हैं उसका एक अगले क्लास होगा, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप देख लेंगे। बाकी और भी कुछ बचे हुए हैं तो एक बार हम लोग यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके कुछ परिवर्तन हुए, उसमें कुछ संशोधन हो गए। तो 1786 ठीक उसके 2 साल बाद 1786 का संशोधन अधिनियम, 1786 के बाद ठीक 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट के बाद ठीक 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें से जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। आशा करते हैं कि आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको हमने समझाने का बहुत हद तक प्रयास किया है। तो आप जिनको भी, हमको पता है कि 1-2 बार में कन्फ्यूजन कुछ रह जाएगा, तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और बाकी का जो बचे हुए एक्ट और अधिनियम है उसका अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।